friends, this is Rama and welcome to Rama Learning Platform. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने लूसेंट्स बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की है। ओके, तो हमने अपने पिछले क्लासेस में टर्म्स ऑफ बायोलॉजी को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की टॉपिक्स को। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद की जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लिविंग, क्या होता है लिविंग। देखिए, सिंपल वे में यहाँ पे दे रखा, द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड। जो लिविंग वर्ड है ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि इसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। देखिए, जो लिविंग है यहाँ दे रखा, द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि लिविंग वर्ड जो है ना, वो इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप कहेंगे कि अगर कोई सांस ले रहा है, अगर कोई व्यक्ति तो वो जिंदा है, तो वो लिविंग है। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी तो सांस लेते हैं। ठीक है, तो उनको तो सांस लेते हुए हम नहीं देखते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? ऑफ कोर्स लिविंग है। फिर आप कहेंगे कि ठीक है, जो जब कोई मूवमेंट करता है तो वो लिविंग है। ठीक है, तो हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रही होती, तो क्या हम लिविंग नहीं है? ऑफ कोर्स हम लिविंग है। तो ये जो लिविंग वर्ड है ना, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये मोस्टली सोलर एनर्जी यूज करते हैं। मोस्टली सोलर एनर्जी यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब सारे के सारे मोस्टली कह लो तो ये सोलर एनर्जी यूज करते हैं। ओके, और अगर हमको मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच हमको अगर डिस्टिंग्विश करना हो, हमें यहाँ पे डिफरेंस जानना हो अगर कि लिविंग को और नॉन लिविंग को हम कैसे पहचानें, तो उसके लिए हमारा फर्स्ट यहाँ पे दे रखा ग्रोथ। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे दे रखा ग्रोथ। ओके, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास इज कॉल्ड ग्रोथ। देखिए, जो नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर्स में इंक्रीज होता है, मास में इंक्रीज होता है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ है। ऑफ कोर्स, तो हम पता लगा सकते हैं कि लिविंग है। देखिए, अगर हमारे शरीर में, हमारी हाइट में, हमारे वेट में अगर वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो इससे किसी में भी अगर मतलब पौधों में भी, अभी पौधा मान लीजिए छोटा है, फिर वो बड़ा होगा तो उसकी ग्रोथ ही तो हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ना, तो ये लिविंग हो गया। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं कि किसी में अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग है। ओके, और देखिए अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड। इसे तो साफ रिप्रोडक्शन तो सबको पता होगा जी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने मतलब अपने जैसे ही यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उससे हम पता कर सकते हैं वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड। ओके, नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। देखिए, मेटाबॉलिज्म, ये जो मेटाबॉलिज्म शब्द है ना, इसमें जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती रहती है, जो भी 24 घंटे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन जो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है वो मेटाबॉलिज्म में आता है। ओके, अगर हम इसको ईजी वे में समझें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो हम इसको समझेंगे आसान शब्दों में। अगर हम आसान शब्दों में अगर हम मेटाबॉलिज्म को समझे ना, तो देखिए, जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो मान लीजिए जो भी आप भोजन करते हैं, ठीक है, तो जो उस भोजन को जो एनर्जी के रूप में बदली जाती है। ठीक है, भोजन से जब हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, तो जो मतलब भोजन को एनर्जी के रूप में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद जो नई कोशिकाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया, पुरानी को सुरक्षित बनाए रखने की प्रक्रिया, ये सब मेटाबॉलिज्म में ही आ जाता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म इन सबको कहा जाता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो मेनली दो प्रक्रियाओं का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि पहला होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ओके, तो जो कैटाबॉलिज्म होता है ना, तो इसको हम अपचय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें जो भोजन होता है, तो भोजन के जरिए शरीर को जो पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट वगैरह हो गया, तो उसको एनर्जी में बदला जाता है। ठीक है, और जो एनाबॉलिज्म होता है ना, यानी उपचय उसको हिंदी में बोला जाता है, तो जो एनाबॉलिज्म होती है ना, तो उस प्रक्रिया में जो आपको जो भोजन से मिली जो एनर्जी होती है, तो उसमें शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण और पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं उनको बनाए रखने में जो खर्च होती है, वो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ऐसे मतलब साफ शब्दों में समझे तो जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, वो मतलब कि हमारे शरीर की वो प्रक्रिया, जो मतलब सारी जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारे शरीर में, 24 घंटे जो प्रक्रिया चलती रहती है ना, वो मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है ना, वो जितना बेहतर होगा, शरीर को उतनी एनर्जी मिलेगी और हम किसी भी काम को उतनी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन
हमारे बॉडी के अंदर होती है, लिविंग सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, आगे चलेंगे। रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली, देखिए इससे तो साफ समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली, कोई भी स्टिमुली अगर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो वो लिविंग है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे सराउंडिंग में हमारे साथ अगर हमारे हमारे साथ कोई घटना हो रही है तो हम उससे रिस्पॉन्स देंगे ना अपने सेंसेस के थ्रू। किसी कंडीशन को, मतलब कोई भी कंडीशन होगा तो अपने सेंसेस के थ्रू समझ जाएंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो वो स्टिमुली मतलब कि अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू या फिर टच एंड फील, मतलब कि ये जो भी होता है स्टिमुली के द्वारा क्विक रिस्पॉन्स देंगे हम अपने सेंसेस के थ्रू समझ के। जो भी हमारे सराउंडिंग में हमारे साथ भी अगर कोई घटना होती है तो हमें फील होता है ना, तो ये सब क्या है उसके मतलब जब हमें फील होगा तो हम उसके जरिए रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, अगर कोई हमें हर्ट भी करता है तो हमें मतलब उसके जरिए अगर रिस्पॉन्स करते हैं तो ये सारी प्रक्रिया, फिर हमें हर्ट होता है तो हम उसे फील करते हैं। तो जो भी प्रक्रिया होती है ना रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली, तो ये लिविंग, जो लिविंग होते हैं वही तो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, वही तो अपने सेंसेस के द्वारा टच एंड फील करके भी चीज़ों को समझ पाते हैं। ओके, तो ये जो रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें एक प्लांट दे रखा, व्हेन वी टच प्लांट, व्हेन वी टच लीव्स। ओके, एक सेकेंड। देखिए यहाँ दे रखा, व्हेन वी टच लीव्स ऑफ टच मी नॉट। देखिए टच मी नॉट प्लांट है एक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छुई मुई, छुई मुई पौधा। ठीक है, तो जब भी हम टच मी नॉट प्लांट को छूते हैं तो वो दे क्लोज, दिस मूवमेंट और कॉल्ड सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। देखिए जब भी हम टच मी नॉट जो प्लांट होता है, जो छुई मुई का पौधा होता है, उसको जब हम टच करेंगे ना तो वो सिकुड़ जाता है, वो मुरझा जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है ना इसको हम सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है टच मी नॉट प्लांट, जो छुई मुई प्लांट होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। ठीक है, और जो इसका साइंटिफिक नेम होता है ना, जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिमोसा पुडिका। ओके, आप लोग याद रखिएगा, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिमोसा पुडिका। ओके, मिमोसा। ओके, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिमोसा पुडिका। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको हिंदी में हम छुई मुई पौधा कहते हैं, छुई मुई प्लांट। ये मतलब इतना सेंसिटिव प्लांट इसको कहा जाता है, ये सेंसिटिव होता है, इसको छूने पे या तो ये मुरझा जाता है या सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके जो ये जो मूवमेंट होता है ना इसको हम सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ओके, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। देखिए ये है टच मी नॉट प्लांट। ओके, छुई मुई जो छुई मुई पौधा मैंने बताया, टच मी नॉट प्लांट। ओके, सी दिस वन इज टच मी नॉट प्लांट। ओके, टच मी नॉट, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए एक साइंटिस्ट थे मिलर, इन्होंने कहा है कि लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन लेबोरेटरी बाय द साइंटिस्ट। देखिए मिलर ने कहा है कि जो अर्थ पे लाइफ है ना वो ओरिजिनेट हुई है कीमोसिंथेसिस के थ्रू, और ये बात लेबोरेटरी में साइंटिस्ट द्वारा प्रूव भी की जा चुकी है। कीमोसिंथेसिस क्या होता है, तो जो अर्थ पे लाइफ शुरू हुई थी ना कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स के द्वारा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा डेवलप हुई है। ठीक है, इनका मानना था, जिसमें सोलर एनर्जी की भी यूज नहीं हुई है, सोलर एनर्जी का भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो इन्होंने कहा है कि अर्थ पे जो लाइफ है वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू ओरिजिनेट हुआ है, और ये बात लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव भी की जा चुकी है। और ऐसे एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जेवियस हाल्डिनी, इन्होंने सजेस्ट किया कि लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनका भी वही कहना है कि जो लाइफ है ना वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से डेवलप हुई है, जैसे कि पहले बैक्टीरिया या फिर algae, मतलब ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे आते गए ऐसे फिशेस फिर। ठीक है, तो इनका भी यही मानना है कि जेवियस हाल्डिनी भी सजेस्ट ये करते हैं कि लाइफ जो है ना वो मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों का वर्गीकरण। ओके, तो यहाँ पे देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिज्म, जीव तो बहुत सारे हैं ना, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल सेपरेटली। ओके, तो मान लीजिए हमारे धरती पे बहुत सारे मिलियंस जीव हैं। ठीक है, तो सबको तो स्टडी करना, उनके इंडिविजुअल को सेपरेटली स्टडी करना तो इम्पॉसिबल है ना। तो मतलब कि इसीलिए
साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के रूप में मतलब कैटेगराइज कर दिया, ओके, और फिर इनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, ओके। तो मतलब यहाँ पे देखा क्लासिफिकेशन मीन्स टू कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप गिव अस द आइडिया ऑफ रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, ओके। तो देखिए हम सिंपल वे में समझेंगे ना कि जीवों का वर्गीकरण जो किया जाता है, मान लीजिए जो मतलब कि जीव होते हैं उनकी समानता, उनकी भिन्नता, ठीक है, तो उनके विभिन्न समूह उप समूह में व्यवस्थित किया जाता है ना, ताकि हमें आसानी हो उनको समझने में, ठीक है। तो उसे हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो होता है ना कि सभी जीवित जो जीव होते हैं उनके वर्गीकरण के लिए और नामकरण से संबंधित है, जैसे कि जो वर्गीकरण होता है ना मुख्य रूप से सामान्य, भौतिक, अनुवांशिक और जो जैव रासायनिक विविधताएं होती हैं उन्हीं के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए जो स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप गिव्स अस द आइडिया ऑफ रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि मतलब अगर हमने कोई एक ग्रुप पकड़ लिया, ठीक है, तो उस ग्रुप पे अगर हमने अध्ययन किया तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है बाकी के ग्रुप मेंबर्स का, ठीक है। तो इसलिए जीवों का वर्गीकरण जो है ना वो मतलब वर्गीकरण करने से हम इंडिविजुअल के स्पेसीज का, उनके फाइलम का, सबका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद से एक साइंटिस्ट है लिनियस, ठीक है, इनका पूरा नाम था कैरोलस लिनियस, ओके। देखिए इसके बाद से एक साइंटिस्ट है लिनियस, इनका पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, केरोलस लिनियस, ओके। तो इन्होंने जो सारे ऑर्गेनिजम्स थे इसको दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से, तो प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अपने बुक सिस्टमा नेचर में इन्होंने प्लांटी एनिमेलिया को के दो किंगडम्स को सारे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जो मतलब इनको हम टैक्सोनॉमी का पिता भी कहा जाता है, इनको वर्गीकी का पिता, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। जो चल रहा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इसकी शुरुआत इन्होंने की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने इसे सारे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमिलिया में, तो कुछ दिक्कतें आने लगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट्स में इन्होंने विभाजित किया और एक एनिमल्स की कैटेगरी बना दी थी, ठीक है। बट उसके अलावा और भी तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, यूग्लिना हो गया। तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में भी नहीं आते। तो इन सब की क्लासिफिकेशन के लिए उसके बाद साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने क्लासिफिकेशंस को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ पे दे भी रखा कि ड्यू टू डिस्प्यूटेड, देखिए यहाँ पे दे रखा है ड्यू टू डिस्प्यूटेड पोजीशंस, ड्यू टू डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड यूग्लिना, देयर इज ए नीड ऑफ रिकॉन्सिडरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि इन सब की क्लासिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए ना ही प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं ना एनिमल्स की कैटेगरी में, तो ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो इनकी भी तो इनकी क्लासिफिकेशन के लिए बाद में साइंटिस्ट आए तो उन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, ठीक है। और एक इसके बाद आए हुकर, बैंथम एंड हुकर के द्वारा एक बुक लिखा गया था, जेनेरा प्लानिटेरियम, ठीक है। बैंथम एंड हुकर के द्वारा, ये आप लोग याद रखिएगा, बैंथम एंड हुकर के द्वारा एक बुक लिखा गया था, जेनेरा प्लानिटेरियम, ठीक है। तो इन्होंने अपने हिसाब से इसमें क्लासिफिकेशन को वर्गीकृत किया है, ठीक है। आगे देखिए एक उसके बाद से आए जो फाइनली 1969 में आर एच विटेकर आए, ठीक है। तो आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, वाज प्रपोज्ड इन 1969 बाय आर एच विटेकर, ओके। और इन्होंने किस क्राइटेरिया पे क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में, तो उनके सेल स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर, ओके, उनके बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर और उनके लाइफ स्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। क्या होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो देखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है ना, तो कोई भी मान लीजिए कोई ग्रुप है, तो उनके ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स, मतलब एक ग्रुप है तो ठीक है, तो उनके किसी एक मान लीजिए इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल, ठीक है। मान लीजिए कोई मतलब कि कोई एक इंडिविजुअल्स है, तो वो अपने ग्रुप में बाकी इंडिविजुअल्स के साथ रिलेशन कैसा रखता है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके साथ वो मिलते जुलते हैं या उनसे अलग है। तो जो मान लीजिए कि कोई मतलब उनके इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं, तो मतलब कि वो अपने ग्रुप में बाकी इंडिविजुअल्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके साथ वो मिलते जुलते हैं या फिर उनसे अलग है, ये सब आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो जाएगा, ओके। तो इन सब के आधार पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। उनका नाम क्या क्या है देखते हैं आगे, देखिए उनका नाम है मोनेरा,
ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, इसको आप निमोनिक्स के तौर पे भी याद रख सकते हैं, MPFPA। ठीक है, MPFPA। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। ओके, तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा किया, आप लोग ध्यान रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे मतलब आते हैं, सारी डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आर एच विटेकर ने क्लासीफाई किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।